के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वर्ल्ड वेटलैंड डे का राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि ने शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। वहीं सुल्तानपुर नेशनल पार्क में सीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने पौधारोपण किया। दरअसल हरियाणा में 2 वेटलैंड पर हजारों पक्षी आते हैं, जबकि केवल सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजाति के 50,000 पक्षियों का हर साल आगमन होता है। इन दोनों लेक के आसपास के इलाके को होम स्टे पॉलिसी के तहत विकसित किया जाएगा। वहीं दुनिया के मानचित्र पर हरियाणा की 2 आर्द्रभूमि को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिलने पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर हरियाणा की प्रत्येक आर्द्रभूमि को संरक्षित करने का संकल्प हमने लिया है। की गई। मैं वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर संधि की गई थी। इसलिए इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। वेटलैंड्स पानी के प्राकृतिक स्रोत तो हैं ही, विविध प्रकार के जीवों का निवास स्थल भी हैं। ये भूमिगत जल स्तर को बरकरार रखते हैं और इनमें उपजी वनस्पतियां और पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में कारगर भूमिका निभाते हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा पहली बार दुनिया के वेटलैंड्स मानचित्र पर उभरा है। हमारे 2 वेटलैंड्स को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता मिली है। वहीं कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में बसंत पंचमी पर 3 फरवरी से इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव परिक्रमा और क्राफ्ट मेला सिर्फ धार्मिक समागम के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत एक हवन के साथ की जाएगी और यह हवन 3 फरवरी को शिक्षा मंत्री करेंगे। 5 फरवरी को पेहवा सरस्वती तीर्थ समापन समारोह में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह शिरकत करेंगे। बता दें कि बसंत पंचमी पर हर साल सरस्वती महोत्सव मनाने की परंपरा है। 5 साल पहले पेहवा यमुनानगर के सरस्वती तीर्थ पर होने वाले सरस्वती महोत्सव को इंटरनेशनल उत्सव का दर्जा दिया गया था, मगर गत 2 साल से महोत्सव पर कोरोना का साया पड़ा हुआ है। इस बार भी कोरोना के चलते उत्सव तो होगा ही, लेकिन ये लघु स्तर यानी कि नाम मात्र का ही रहेगा। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी हरियाणा में जब से 2015 से सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया गया और उसके बाद सरस्वती को रिजुविनेशन के लिए जितने भी कार्यक्रम शुरू किए गए, उनमें से एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि हम हर वर्ष सरस्वती महोत्सव मनाते हैं। और सरस्वती महोत्सव 2017 से अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा और अब की बार हम सरस्वती महोत्सव अब 3 से 4-5 फरवरी तक मनाने जा रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सरस्वती महोत्सव होगा। 3 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है वो आदि बद्री में माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी आरंभ करेंगे। वहां पर 21 कुंडीय हवन यज्ञ हमने वहां पर किया है और आरती और परिक्रमा और हमारा सारा वहां का कार्यक्रम होगा। उसके बाद 4 तारीख को पंजाब यूनिवर्सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बहुत से दूर दूर के साइंटिस्ट, विदेशों के भी साइंटिस्ट, बड़े विदेशों के हाई कमिश्नर, और एक सबसे बड़ा हमने वहां पर एक प्लेटफार्म युवाओं को दिया है कि यूनिवर्सिटी में आप अपना पेपर, जो जिन ने भी सरस्वती के ऊपर शोध किया है, जल के ऊपर शोध किया है, वो अपना पेपर पब्लिश करें। और पलवल में बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता कार्यालय में कार्यरत एक लाइनमैन को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद विजिलेंस टीम लिपिक को गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी की कार्रवाई विजिलेंस विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार दिनेश कुमार थे। फिलहाल विजिलेंस की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। उन्होंने कोई धर्मवीर है लुड़वाड़ी का,
जी। उससे कोई मीटर वीटर का चक्कर है, उससे पैसे मांगे हैं। अपने विजिलेंस स्टाफ के पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी। वो विजिलेंस ऑफिस में शिकायत के लिए पहुंचा धर्मवीर। हमें ड्यूटी में ट्रीटमेंट किया गया इस बारे में। हम उनके ऑफिस में गए बिजली बोर्ड में। बिजली बोर्ड में हमारा एक दबाव था, उन्होंने देखा है और फिर हमारे सामने ही उनकी जेब से 5,000 रुपये बरामद हुए। वहीं गोहाना महिला कॉलेज में ऑड इवन फॉर्मूले से छात्राओं की कक्षाएं लगेंगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कक्षाओं में छात्राओं की संख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए अधिकारियों ने ये फैसला लिया है। साथ ही कॉलेज परिसर में मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कर्मचारियों को गेट पर ही छात्रा का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखने के भी निर्देश दिए गए हैं। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। कॉलेज 1 महीने बाद हमारे कॉलेज खुले हैं, पूरे 1 महीने बाद हम सभी फ्रेंड्स से मिले हैं और सर ने ये जो ऑड इवन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया है डे वाइज एंड रोल नंबर वाइज तो बहुत अच्छा किया है। बट लेकिन इसका एक लॉस बहुत बड़ा है। अगर हम रेगुलरली कॉलेज आएंगे तो फ़ायदा है, लेकिन अब हमारे पास एक दिन करके आना है तो इससे हमारी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है। वैसे तो पहले प्रोटोकॉल आया था कि कोई भी क्लासेस जो है वो रेगुलर नहीं लगेगी और रोस्टर सिस्टम बना दिया था। आधा स्टाफ एक दिन आएगा, आधा स्टाफ एक दिन आएगा और रेगुलर अपनी क्लासें ऑनलाइन लेंगे। लेकिन काफ़ी समस्या यहाँ रही थी, बच्चे भी बड़े शुरुआत को फील कर रहे थे कि बच्चे फेस टू फेस जब तक नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। कल जो नया प्रोटोकॉल आया उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया गया कि अब रेगुलर क्लासें लगेंगी, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते क्योंकि हमारे यहाँ पे 2,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। यदि एक दिन सारे बच्चे आएंगे तो कोरोना को फैलने में ज़्यादा आसानी रहेगी। इसलिए हमने इस बात को ध्यान में रखा कि कोरोना ना फैले और हमारी पढ़ाई भी स्मूथली चलती रहे, इसलिए ऑड इवन का सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। ये हमारी अब तक जो थी वो कोरोना की वजह से 1 महीने की छुट्टियां हो गई थी जनवरी के महीने में। बच्चे अब जो है आना शुरू कर दिया। बच्चों को जो है ये बोल दिया गया है कि ऑड और इवन सेमेस्टर के आधार पर जो है आप आओ। तो आज जिन बच्चों का आज ऑड इवन था वो बच्चे आज क्लास में आए हुए हैं। तो ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी है कि हम सारी संख्या ना बुला करके हमारे जो है बच्चों की, क्योंकि इससे जो है काफ़ी गलत प्रभाव पड़ेगा। बीमारी जो है ज़्यादा कोरोना की वजह से कभी बच्चे चमेट भी ना आ जाएँ इस तरह की बीमारी की, तो इससे बचने के लिए हमने जो है इस तरह से बच्चों को ऑड इवन का जो है धुंध के कारण अंबाला रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली लगभग 10 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। उत्तर भारत में शीतलहर के चलते धुंध भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ट्रेनें भी प्रभावित हो रही है। इसके चलते रेलगाड़ियां समय से 1 से 14 घंटे लेट चल रही हैं। इससे यात्रियों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला पासिंग जो ट्रेन हैं आज की डेट में 2 तारीख में करीब 10 ट्रेन ऐसी हैं जो लेट चल रही हैं और एवरेज आधा घंटा 1 घंटे के आसपास इनका डिले चल रहा है फॉग की वजह से। वेदर जैसे जैसे इम्प्रूव होगा वैसे वैसे ट्रेन की पंक्चुअलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें कई गाड़ियां हैं, जैसे 4712 है हरिद्वार गंगानगर और 22-455 है, 2716 वगैरह है डाउन की। आपकी मतलब सभी मिक्स गाड़ियां हैं जो दोनों तरफ से इफेक्ट हो रही है फॉग की वजह से। कोई कैंसिल भी है? नहीं, ऐसा कोई अभी जो पहले कैंसिल थी फॉग की वजह से वही कैंसिल है, कोई स्पेशल नई कैंसिलेशन नहीं है ये। और सोनीपत पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर में वांटेड 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की मदद करने वाले 3 आरोपियों में से एक आरोपी पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। वहीं एक आरोपी का नकली पासपोर्ट को लेकर भी मामला सामने आया है, जहां नकली पासपोर्ट को लेकर फतेहाबाद पुलिस को सूचना दी गई है। हमें शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी कि कुछ उनके वांटेड लोग हैं जो हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली साइड में जा रहे हैं। उनको हमने मुरथल टोल पर नैप किया था और उसी समय कुछ देर बाद जे.एंड.के पुलिस के उनको हमने हैंडओवर कर दिया था। तो जे.एंड.के पुलिस के जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने उनकी अरेस्ट यहाँ सोनीपत में डालने के बाद
लोकल मैजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड लेकर उनको वापस जम्मू कश्मीर लेकर गए हैं और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो J&K पुलिस द्वारा कि उनमें कनव अरोड़ा, रवि और एक रवि की जो वाइफ थी, इन 3 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया कि जो उनके बच्चे वगैरह साथ थे उनकी फैमिली मेंबर्स बुला लिए गए थे, उनके हैंडओवर। चलिए अब बात सोनीपत की कर लेते हैं, जहां के गांव बाढ़ू खुर्द में गंदे पानी की निकासी न होने के कारण लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। जहां गंदा पानी लोगों के घरों में चले जाने के कारण घरों में न केवल दरार आ गई है बल्कि काफी घर गिर भी चुके हैं और जिसके कारण कई पशुओं की भी मौत हो चुकी है। गांव का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां से लोग पैदल आसानी से निकल पाए। बार बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई अस्थायी समाधान नहीं किया गया। गांव के लोग गंदगी से इस कदर परेशान हैं कि बच्चे, बुजुर्ग और जवान बीमार पड़ रहे हैं और बार बार जल निकासी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें तो ये कि एक तो परमानेंट निकासी चाहिए, पानी की नाला बन के हमारे गांव की निकासी परमानेंट ही बाहर हो। एक दिन की समस्या, 2 दिन की समस्या हम इकट्ठे होकर के नहीं जूझ सकते। हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमारा परमानेंट कोई ऐसा समाधान किया जाए कि आगे ये समस्या ना आए, हमारा नाला बन जाए। और खेत की रही, हमारे जो खेतों में बारिश जो पिछली हुई थी, कुछ दिनों से काफ़ी बारिश हुई है, 3 दिन लगातार बारिश हुई। हमने गांव पूरा इकट्ठा होकर के, बुजुर्ग लोग भी गए हैं, युवा भी गए हैं। हमने डीसी साहब को लगाई थी अपनी गुहार कि हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, फसलें हमारी पूरी बर्बाद हो चुकी हैं, 90% हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सुरेंद्र कुमार, एक्स सरपंच। मेरे गांव में पानी की निकासी का कोई साधन नहीं, गलियों में पानी भरा खड़ा है। ये तो मौका देख रहे हो आप, हर गांव में ये गरीब बस्ती है, इसमें भी पानी भरा खड़ा है। पानी की भरा खड़ा होने के कारण मकानों में दरार आ गई हैं और गांव में निकासी का कोई साधन नहीं है। गांव में निकासी का साधन हो, सरकार से 2-3 बार रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, वो हमारी कोई बस समस्या समाधान नहीं हुआ है। हमारी समस्या समाधान होना चाहिए। सरकार से हम दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा पानी निकासी का समाधान हो। हमारा गांव बागड़ू है, इसमें ये गली है, दोनों गलियों में बहुत दूर तक पानी है। ये कम से कम 15-20 मकान है जो जिसमें पानी अंदर तक जाया हुआ था। अब ये पानी 2 दिन से हम निकालने लग रहे हैं। गली में निकासी का कोई रास्ता नहीं है। ये बस्ती है जो गरीब बस्ती, इसके अंदर भी पानी गया हुआ है और सब खेतों में पानी, हमारे 10% खेत बच रहा है जिसमें पानी नहीं है। वहीं गोहाना में 15 करोड़ की लागत से बनने वाले मदन लाल ढींगरा स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य का जायजा लेने गोहाना के एसडीएम पहुंचे और अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान गोहाना के एसडीएम ने बताया कि नगर परिषद गोहाना शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क के अति आधुनिक स्टेडियम तैयार हो रहा है। करीब 8.5 एकड़ में तैयार हो रहे स्टेडियम का काम अंतिम चरण में है। सिंथेटिक ट्रैक का काम चल रहा है। इंडोर खेलों के लिए 2 बड़े हॉल तैयार कराए गए हैं। आउटडोर खेलों के लिए मैदान तैयार हो चुका है। नगर परिषद ऑडिटोरियम भी तैयार कराया जाएगा। इसी की क्षमता 1000 लोगों के बैठने की होगी। देखिए, गोहाना के अंदर नेशनल लेवल का स्टेडियम तैयार किया जा रहा है म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा और बहुत ही शानदार स्टेडियम तैयार हो रहा है। इसके अंदर लगभग हमारा 80% के अप्रोक्स काम हो चुका है और टारगेट है कि अगले 1.5 महीने के अंदर, यानी कि मार्च के अंदर हम इसको कंप्लीट कर दें। क्या क्या काम होगा सर, बनने से कितना फ़ायदा होगा? देखिए, यहाँ पे जो काफ़ी गोहाना स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के नाम के बारे में जाना जाता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत हैं उभरते हुए, चाहे रिढाना लगा लीजिए, कथूरा लगा लीजिए या भैंसवान या भैंसवाल, इन गाँव से बच्चे बहुत निकलते हैं और शहर से भी बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। तो उनके पास कुछ रिसोर्सेज की कमी थी, तो यहाँ इस स्टेडियम के अंदर हम सारे के सारे इंडोर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, चाहे वो बैडमिंटन है या कोई और इंडोर जो गेम है, उसके लिए 2 बहुत ही अच्छे हमने हॉल बनाए हैं जिसमें मल्टीपर्पज़ हॉल भी है। आज एसडीएम साहब ने इसका नेशनल स्टेडियम का निरीक्षण किया है, तो उसमें कुछ हमें डायरेक्शन दी है कि लेबलिंग वगैरह है वो ठीक रहे और समय अवधि में मार्च तक इसको पूरा किया जाए, ताकि उसके बाद इन बच्चों को जो रिसोर्सेज की कमी महसूस कर रहे हैं उनको सुविधा मिल सके। और
हम इस पर कार्य करेंगे, बड़ा अच्छा स्टेडियम बना के देंगे हम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और एडीजी जेल आलोक राय नूह पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जल्द ही नूह में भी जिला कारागार बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। 29.5 एकड़ 5 कनाल जमीन पर 47 करोड़ 86 लाख की लागत से बनाई जा रही इस जेल को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है। बुधवार को आलोक राय एडीजी ने जेल का बारीकी से निरीक्षण किया। एसपी नूह वरुण सिंगला के साथ साथ अन्य पुलिस अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नूह को जिला बने लगभग 16 साल हो गए हैं, लेकिन यहां अभी भी जेल नहीं है। यहां के कैदियों को फिलहाल गुरुग्राम की भौंडसी जेल में रखा जा रहा है। सरकार नूह में भी सलंबा गांव की 29.5 एकड़ 5 कनाल में बना रही है। जेल की सुरक्षा के लिए 3 बाउंड्री बनाई जा रही है। बाहर की बाउंड्री 9 फीट ऊंची होगी, बीच वाली बाउंड्री 20 फीट ऊंची होगी और अंदर वाली बाउंड्री 12 फीट ऊंची होगी। जेल जो है वो आधुनिक तरीके से बनी हुई है और इसमें जितने एस्पेक्ट्स होते हैं जेल के उनका सबका विशेष ख्याल रखा गया है। और इसमें हॉस्पिटल भी है, इसमें हाई सिक्योरिटी बैरक्स भी हैं, इसमें मुलाकात का जो लेटेस्ट ट्रेडिशन है, जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। और सामने ही आप देख ही रहे हैं कि आवासीय व्यवस्था बनाई गई है वार्डर्स के लिए। तो इसमें सारी फैसिलिटीज़ दी गई। और गोहाना के एसडीएम ने नगर परिषद के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अतिक्रमण को लेकर आदेश दिए। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि शहर में दुकानों के बाहर अवैध तरीके से सामान रखने वालों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गोहाना महम रोड से रोहतक रोड को जोड़ने वाली बाईपास का काम पूरा होने के बाद से शहर में जाम की स्थिति नहीं रहेगी। एक्चुअली इसका एक मेन रीज़न था कि हमारा एक इंटरनल रोड है, डॉक्टर गजराज रोड, जो बस स्टैंड रोड को विश्वकर्मा चौक तक कनेक्ट कर रहा था। तो उसका नगर परिषद की तरफ से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो अब कंप्लीट हो चुका है और उसको आज खुलवा दिया गया है। जो जाम की समस्या थी जो पहले, अब वो नहीं रहेगी। तो सर कुछ दुकानदार हैं काफ़ी हद तक बाहर सामान रख लेते हैं, कई बार बीच बीच में अभियान भी चलाया जाता है। देखो, इसमें ईओ साहब की तरफ से, राजेश वर्मा जी की तरफ से लगातार ये कार्रवाई रही है और कोविड के दौरान भी इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। तो उस दौरान भी लोगों को समझाते रहे हैं, अब भी लोगों को समझाया, इनकी तरफ से डायरेक्शन इशू हो गई है सबऑर्डिनेट कर्मचारियों को कि वो एक बार जाके जो दुकान वाले हैं जो ऐसे एनक्रोच कर रहे हैं बाहर तक हैं, उनको समझाएं। अदरवाइज